तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 8 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 4 का एपिसोड 1 से 7 या सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोगों में से 90% लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इधर से एटलीस्ट। लाइफ वगैरह तो वैसे ही सही नहीं चल रहा। खैर छोड़ो, बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिनचुल को सब कुछ याद आ जाता है कि जिनवू ही शैडो मोनार्च है। जिनचुल जिनवू से मिलकर के काफी इमोशनल हो जाता है। इधर जिनवू नए वर्ल्ड में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जिंदगी जी रहा होता है। उसका गोल होता है कि वो अपने स्कूल के ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करे ताकि इस वर्ल्ड में भी वो बिना नेचर के रूल्स को तोड़े नेचुरली चाहेन से मिल सके, क्योंकि पिछले वर्ल्ड में चाहेन एक प्रोफेशनल रेसर थी हंटर बनने से पहले। तो जिनवू अज्यूम करता है कि इस वर्ल्ड में भी वो अपने ड्रीम को फॉलो करेगी और वो उससे आने वाले स्कूल के रेसिंग कंपटीशन के थ्रू मिल पाएगा। तभी एक दिन फील्ड पर जिनवू किमचुल को देखता है, जो पिछली लाइफ में जिनवू का शैडो सोल्जर था। उसका नाम आयरन था। उसे देख करके जिनवू भी हैरान रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि किमचुल को भी कुछ अजीब फील हो रहा होता है। जैसे ही जिनवू उसके सामने आता है, उसका मन करता है कि वो अपना सर झुकाए और रिस्पेक्ट दिखाए जैसे वो किंग हो, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों लग रहा है। वो सोचता है ये लड़का तो लगभग मेरी ही एज का लगता है, देखने में मुझसे छोटा भी है, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरा कोई मास्टर हो, कहीं मैं इससे डरता तो नहीं। फिर वो खुद ही सोचता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं इससे डर नहीं सकता, ये तो पतला दुबला और वीक सा है मेरे कंपैरिजन में। फिर वो जिनवू के पास जाकर बोलता है, ओए तू आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है, अगर हिम्मत है तो 2 मिनट के लिए साइड में चल, फिर बताता हूं। जिनवू के फ्रेंड्स भी हाइप करने लगते हैं, अरे वाह अब तो फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन जिनवू उन्हें वहीं रुकने बोलता है और खुद आयरन यानी किमचुल के साथ चल पड़ता है। फिर वो लोग एक सुनसान जगह पर जाते हैं। तभी आयरन अचानक जिनवू का कॉलर पकड़ करके उठा लेता है और कहता है, अब बोल, तू सबके सामने बड़ा उछल रहा था, जस्ट बिकॉज मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूं, मुझे खुद से बराबरी करने का भूल मत करना। हमें दिखाया जाता है कि इतने टाइम बाद आयरन को देख करके जिनवू के सारे शैडो सोल्जर खुश हो जाते हैं। टस्क, इग्रिस, बैरू तो पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं, ये तो अपना आयरन है। लेकिन बेलियन बोलता है, माय किंग, अगर आप परमिशन दे तो मैं अभी इसकी औकात दिखा देता हूं ताकि ये दोबारा आपके साथ ऐसा बिहेव ना करे। तभी अचानक किमचुल रो पड़ता है। उसे खुद नहीं समझ में आता कि वो क्यों रो रहा है, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पाता। जिनवू वहां से जाने लगता है सोचते हुए, भले ही पिछली लाइफ में वो मेरा शैडो सोल्जर था, पर इस लाइफ में वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करूं। तभी पीछे से किमचुल अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, 1 मिनट, क्या इसे ही लोग प्यार कहते हैं? जिनवू बिलाइक, ये क्या बक रहे हो चादर मोड़, मुझे पता था कि तुम बिना नॉनसेंस बात किए नहीं रह सकते। फिर जिनवू अपनी पावर यूज करके किमचुल की वो बची खुची मेमोरी मिटा देता है, जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहा था ताकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह अपनी लाइफ जी सके। इसके बाद किमचुल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो जिनवू वहां से जा चुका होता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है डेविड की तरफ, जो लेडी सेलनर से मिलने गया होता है। लेडी सेलनर उसका वेलकम करती है और घर के अंदर बुलाती है। वो बताती है कि तुमसे पहले एक और गेस्ट आया था, पर वो नाम नहीं बताती। डेविड बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही लेडी सेलनर कहती है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि मैं अब गॉड ऑफ डेथ के बारे में कुछ नहीं देख सकती। मतलब जब उसने प्रेडिक्शन की थी कि गॉड ऑफ डेथ इस वर्ल्ड में आने वाले हैं, तब से लेकर के अब तक उसने एक भी बार गॉड ऑफ डेथ को अपने विजन में नहीं देखा। डेविड बोलता है, एक्चुअली मैं ये पूछने नहीं आया हूं, मुझे कुछ और जानना है। लेडी सेलनर तुरंत बोलती है, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब हाँ है और दूसरे सवाल का जवाब ना है। डेविड कंफ्यूज हो जाता है, वेट, तुम्हें पहले से कैसे पता कि मैं क्या पूछने वाला हूं? सेलनर कहती है, तुम यही जानने आए हो ना कि क्या मैं उस मिस्टीरियस पर्सन की आइडेंटिटी जानती हूं या नहीं? तो जवाब है हाँ मैं जानती हूं, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। यानी यहां जिनवू की बात हो रही है। यह सुनकर के डेविड शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या आपको पता है कि उसने क्या किया है? वो बंदा लिटरली एक नेशनल लेवल थ्रेट है।
सेलर पूछती है, तुमने वो वीडियो नहीं देखी? डेविड बोलता है, हाँ देखी है। वो अकेला ही उन सारे मॉन्स्टर्स को इजीली डिफीट कर रहा था जो हमारे देश के लिए बड़ा खतरा हो सकते थे। सेलर कहती है, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ किया हो? डेविड और शॉक हो जाता है, मतलब ये सब पहले भी हो चुका है? उसके बाद डेविड को भी रियलाइज होता है कि लेडी सेलर की बात सच भी हो सकती है। वो वहां से जाने लगता है क्योंकि उसको अपना जवाब मिल चुका होता है। जाने से पहले वो एक लास्ट सवाल करता है, क्या आप मुझे गारंटी दे सकती हो कि जो बंदा हमने वीडियो में देखा वो फ्यूचर में हमारे लिए कोई खतरा नहीं बनेगा? लेडी सेलर स्माइल करके कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो डेविड बोलता है, फिर ठीक है, मैं भी भूल जाऊंगा कि आप उसके बारे में कुछ जानते हो। और इतना कह करके डेविड वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लेडी सेलर के घर में थॉमस एंड्रे होता है। थॉमस ही वो गेस्ट होता है जिसके बारे में वो पहले बात कर रही थी। थॉमस बोलता है, मुझे वो बुढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं आता, तुम बोलो तो मैं अभी उसको ठिकाने लगा देता हूं। सेलर कहती है, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक और गलती तुम्हें प्रोफेशनल फाइटर बनने से डिस्क्वालीफाई करवा सकती है। एक्चुअली इस वर्ल्ड में थॉमस एंड्रे एक यूएफसी फाइटर है। वो लेडी सेलर की रिस्पेक्ट इसीलिए करता है क्योंकि उसने एक रोड एक्सीडेंट में उसे बचाया था, अपनी प्रिडिक्शन के थ्रू उसको वार्निंग दे करके। थॉमस उससे पूछता भी है, पूरे वर्ल्ड में हजारों लोग डेली रोड या ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों बचाया? लेडी सेलर जवाब देती है, बस ऐसा समझ लो कि तुमने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत लोगों की जान बचाई है, तो ये लाइफ तुम्हारे उन्हें अच्छे कामों का फल है। थॉमस बोलता है, कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि तुम सच बोल रही हो या मजाक कर रही हो। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है जिन्वो के स्कूल में, जहां अब दो स्कूल के बीच रेसिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। उसमें ही लड़कियों के ग्रुप में हमें चाहिन भी दिखती है जो काफी इजीली उस रेस को भी जीत जाती है। फिर उसी दिन शाम को वो एक पेड़ के नीचे बैठी होती है जहां हमें दिखता है कि उसके एंकल में चोट आ गई है, जिसकी वजह से वो काफी सैड थी और सोच रही थी कि मैंने फर्स्ट राउंड तो जीत लिया, लेकिन इस पैर के साथ आगे के राउंड्स में कैसे दौड़ पाऊंगी। तभी उसके पीछे से वहां जिन्वो आ जाता है और बोलता है, अगर तुम उस इंजरी को इग्नोर करके रेस में पार्टिसिपेट करोगी तो तुम्हारे पैर का हालत और भी खराब हो सकती है। फिर तुम पूरे साल भर के लिए किसी रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी और तुम्हारा प्रैक्टिस भी छूट जाएगा, जिसके बाद तुम स्लो हो जाओगी और पूरे लाइफ बस खुद को कोसती रहोगी। ऐसा मेरे एक खास दोस्त के साथ भी हुआ था। चाहिन उसको देख के कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, ये तो वही लड़का है जिसको मैंने आज स्कूल में देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों इसका स्मेल इतना फेमिलियर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। वो बोलती है, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, बट मैं ठीक हूं। लेकिन तभी उसके पैर में फिर से दर्द होने लगता है। जिन्वो बोलता है, एक मिनट, बिल्कुल भी मत हिलो। और फिर वो उसके लेग को हील कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम बिना किसी रिग्रेट के दौड़ सकती हो। चाहिन पहले तो थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो उसका पैर ठीक हो जाता है तो वो शॉक हो जाती है। वो पूछती है, एक मिनट, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? जिन्वो हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम मुझे रेस में हरा दोगी तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। चाहिन बोलती है, ये क्या बात हुई, तुम तो मुझसे काफी बड़े हो और तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी हो। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना भी है कि तुम अब तक एक भी रेस नहीं हारे हो। जिन्वो बोलता है, इसका मतलब तुम बिना रेस किए ही गिव अप करना चाहती हो? जिस पे चाहिन बोलती है, नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम बस एक बार मेरा प्री एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगी और तुम्हें डिफीट करूंगी। इसके बाद टाइम बीतते जाता है। जिन्वो अपना नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जी रहा होता है। अपने दोस्तों के साथ वो सब कुछ करता है जो वो पिछले वर्ल्ड में नहीं कर पाया। बीच बीच में वो चाहिन से भी मिलते जुलते रहता था। फिर इसी तरह एक दिन क्रिसमस का टाइम आ जाता है और जिन्वो फिर से चाहिन से मिलने जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में एक ड्रेस दिखाई देती है जो उसे काफी अच्छी लगती है और वो सोचता है कि शायद ये चाहिन को भी पसंद आएगा। इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रेस को कॉपी कर लेता है और टस्क से पूछता है, ये मुझ पे कैसा लग रहा है? टस्क एक्साइटेड होकर बोलता है, माय किंग,
ये तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तभी वहां पीछे से चाहीन आ जाती है और जिन्वो को सरप्राइज करने वाली थी, लेकिन जिन्वो पहले ही पीछे मुड़ जाता है। चाहीन बोलती है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पीछे भी 2 आंखें हो। फिर दोनों साथ में घूमने लगते हैं। चाहीन जिन्वो को कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि वो अब स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका था और उसके काफी अच्छे मार्क्स आए थे। चाहीन पूछती है, तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं फिर भी तुम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ले रहे हो? जिन्वो बोलता है, उसमें काफी अच्छी स्कॉलरशिप मनी मिल रही है और एक रीजन ये भी है कि मुझे वहां किसी से मिलना है। ये सुनकर के चाहीन जेलस हो जाती है और बोलती है, क्या मतलब किसी से मिलना है? क्या वो कोई लड़की है? जिन्वो भी मजे लेते हुए बोलता है, क्या पता, शायद हो भी सकती है। ये सुनकर के चाहीन लिटरली मुंह फुला लेती है। ये सीन काफी होलसम होता है। सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे में हमें ये सब बहुत ही कम देखने को मिलता है। तभी चाहीन बोलती है, तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? जिन्वो बोलता है, कौन सा प्रॉमिस? चाहीन बोलती है, वही जो तुमने कहा था अगर मैं रेस जीत गई तो तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे। जिन्वो बोलता है, हाँ बिल्कुल मुझे याद है। तो चाहीन बोलती है, क्यों ना हम अभी इसी वक्त रेस करें? जो सबसे पहले उस क्रिसमस ट्री के पास पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। जिन्वो बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो? चाहीन बोलती है, सब कुछ, मुझे सब कुछ जानना है, जैसे कि तुम क्या सोचते रहते हो और तुम जिस पर्सन से यूनिवर्सिटी में मिलने वाले हो वो लड़का है या लड़की, और क्या हम स्कूल कंपटीशन से पहले भी मिल चुके हैं। ये सुनकर के जिन्वो शॉक हो जाता है बट फिर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। तभी चाहीन जिन्वो के पास आती है और अपना मफलर जिन्वो को पहना देती है और धीरे से कहती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलोगे और मुझे जीतने दोगे। इतना कह करके वो भाग जाती है कि जिन्वो भी लाइक, अरे ये सब क्या हो रहा है? ये तो चीटिंग है भाई। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्वो के सारे शैडो सोल्जर भी उसका मजा ले रहे होते हैं। इग्रिस, बेलियन, टस्क और बेरू सब मजाक उड़ा रहे होते हैं। माय किंग, अब तो हार गए इस बार। हमें लगा नहीं था कि आप इतनी आसानी से बैठ हार जाओगे। अभी भी टाइम है, आप अभी भी दौड़ना शुरू करोगे तो आप जीत जाओगे। जिन्वो अपना पैर उठाता है भागने के लिए, लेकिन फिर उसे पिछले वर्ल्ड में चाहीन के साथ बिताए गए मोमेंट याद आ जाते हैं। उन्हें याद करके वो स्माइल करने लगता है और अपना कदम रोक लेता है। तब तक उधर चाहीन जाके उस क्रिसमस ट्री को टच कर लेती है और बोलती है, मैं जीत गई। जिन्वो स्माइल करने लगता है और अपने शैडो सोल्जर से कहता है, तुम लोग कुछ देर के लिए अपने आंखें बंद कर लो। ये बात आप लोगों के लिए भी है, जो भी सिंगल लोग देख रहे हो वो सब अपनी आंखें बंद कर लें, वरना कहीं आपको इमोशनल डैमेज ना हो जाए। फिर वो चाहीन की तरफ बढ़ता है और उधर से चाहीन भी जिन्वो की तरफ बढ़ती है। आसमान में स्नोफॉल भी होने लगती है। माहौल बिल्कुल सेट हो चुका था और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फर्स्ट टाइम वो लोग किस करते हैं। अपना ऑरा फार्मर भी अब औरत के चक्कर में पड़ गया था। अपना सिग्मा भी पूकी बन गया था। अपना शैडो मोनार्च को भी लड़की मिल गई। तुम्हें कब मिलेगी? कब तक ऐसे ही दूसरों की खुशी में खुश होते रहोगे? खैर, जोक्स असाइड, ये सीन काफी होलसम और हार्ट वार्मिंग होता है। अगर आपको मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है भाई, और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं द वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लम्बर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिन्वो के सारे शैडो सोल्जर रहते हैं। यहाँ हम टस्क को देखते हैं। उसके पास एक सोल्जर आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग जनरल टस्क। लेकिन टस्क बोलता है, इस दुनिया में ना ही दिन होता है और ना रात, तो कब मॉर्निंग हो रही है हम कह नहीं सकते। तभी वहां बेरू भी आ जाता है। हमें पता चलता है कि उसका रैंक अब ग्रैंड मार्शल हो गया था। बेरू टस्क के लिए एक कोट लेकर के आया था जो जिन्वो के कोट की तरह दिखने में था। टस्क ने काफी रिक्वेस्ट करके बेरू को बनवाने बोला था। उस कोट को देख करके टस्क पूरा खुश हो जाता है और तुरंत उस कोट को पहन लेता है और बोलता है, ये तो परफेक्ट है। और वो बेरू से बोलता है, थैंक यू सो मच, मैं आपके इस काइंडनेस को कैसे रीपे कर सकता हूँ? बेरू बोलता है, चिल करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। टस्क तो पूरा खुशी से पागल हो जाता है। वो बोलता है, मुझे ये कोट इतना पसंद है कि मैं चाहता हूं कि हर एक मेज शैडो सोल्जर को ये पहनना चाहिए। हमें पता चलता है कि वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लम्बर जिसको जिन्वो ने बनाया है वो एक काफी बड़ा वर्ल्ड है। उसके अंदर अलग अलग एरिया और जोन्स बने हैं जहां अलग अलग टाइप के शैडो सोल्जर रहते हैं
और हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग जोन है, जैसे ट्रेनिंग एरिया हो गया, मैन्युफैक्चर जोन हो गया, बैरो का एंट कॉलोनी भी इसमें है, मैजिक ट्रेनिंग का अलग जोन है जिसमें अभी टस्क है। यहाँ सारे सोल्जर्स का माइंड जिन्वू से कनेक्टेड होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि आपको पता है कि ये सब शैडो सोल्जर बनने से पहले कभी मॉन्स्टर हुआ करते थे, डिस्ट्रक्शन किया करते थे, लेकिन इस वर्ल्ड में अब उनकी पर्सनैलिटी बदलने लगी थी। वो ह्यूमंस की तरह बनने लगे थे, मतलब ह्यूमन इमोशन अब उनमें भी आने लगे थे, जो उनके एम्प्टी हार्ट के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। हमें दिखता है कि इग्रिस प्रोफेसर बन चुका था और वो बाकी सोल्जर्स को पढ़ना लिखना सिखा रहा था। हालांकि उसके क्लास में सब रो रहे होते हैं। बेलियन तो सिर्फ बाकी सोल्जर्स को ट्रेन ही करता रहता है। अब सारे सोल्जर्स आपस में ह्यूमंस की तरह बातें भी करते थे, इवन गुस्सा आने पर एक दूसरे का कॉलर पकड़ करके लड़ाई भी करते थे। लेकिन जरूरत पड़ने पर सारे शैडो सोल्जर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। मतलब अब काफी कुछ बदल चुका था। इधर हम फिर से टस्क को देखते हैं, जो अब अपनी न्यू कोड को फ्लेक्स कर रहा होता है बाकी सोल्जर्स के सामने। तभी वहां इग्रिस आ जाता है। उसका रैंक कमांडर होता है। टस्क इग्रिस की भी काफी रिस्पेक्ट करता है। वो बोलता है, कमांडर इग्रिस, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इग्रिस बोलता है, अब बहुत ही जल्द वो स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें नहीं लगता कि हम सारे जनरल्स को या उससे ऊपर वाले रैंक के सोल्जर्स को मिल करके अपने किंग को चीयर अप करना चाहिए? एक्चुअली वो लोग चाहिन की बात कर रहे थे, क्योंकि जिन्वो फाइनली इतने सालों बाद चाहिन से मिलने जा रहा था। सारे शैडो सोल्जर मिल करके विंडो के बाहर देखने लगते हैं, जहां से वो रियल वर्ल्ड को देख सकते हैं। ये उस टाइम का बात होता है जब जिन्वो फर्स्ट टाइम चाहिन से मिलने गया होता है इस वर्ल्ड में। सारे शैडो सोल्जर मिल करके जिन्वो को चीयर अप करने लगते हैं कि हमारे किंग को फाइनली लेडी चा मिल ही गई। ये मोमेंट काफी ज्यादा होलसम होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम शैडो सोल्जर को इस तरह से देख रहे थे कि उनकी भी अलग पर्सनैलिटी है, उन लोगों के पास भी इमोशंस हैं। खैर, ये सब देख के इग्रिस को अपना पुराना दिन याद आ जाता है, जब वो फर्स्ट टाइम जिन्वो से मिला था। उसको एसबॉर्न ने ऑर्डर दिया था कि जिन्वो से फाइट करके टेस्ट करने के लिए कि क्या वो सच में एसबॉर्न के वेसल बनने लायक है भी या नहीं। इसीलिए वो उस डंजन के अंदर जो थ्रोन होता है उस पे जाकर के बैठ जाता है और जिन्वो का वेट करने लगता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है, एक मिनट, मैं अपने होने वाले किंग के सामने थ्रोन पे कैसे बैठ सकता हूँ? ये रूड तो नहीं होगा? और फिर वो तुरंत उठ जाता है वहां से। तभी वहां गेट खुलता है और जिन्वो आ जाता है। हमें दिखता है कि इग्रिस एक पिलर के पीछे छुपा होता है। उसे फाइट करने का तो मन ही नहीं था, बट उसके किंग ने ऑर्डर दिया था तो वो सामने आता है और फिर उनका फाइट स्टार्ट होता है, जो आप सबने सीजन 1 में देखा ही होगा। बट फाइट के कुछ देर बाद ही वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है जिन्वो से। वो सोचता है, ये तो बहुत कमजोर है, मेरे किंग के वेसल बनने लायक कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज वो नोटिस करता है कि चाहे जिन्वो कितनी बार भी मार खा के नीचे गिर जाए, वो हर बार उठ के खड़ा हो जाता था और गिव अप करने का नाम ही नहीं लेता था। ये देख करके इग्रिस काफी सरप्राइज हो जाता है और थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। और उसी टाइम जिन्वो इग्रिस का शॉट तोड़ देता है और उसे अपने डैगर से स्टैब कर देता है। इग्रिस चाहता तो ये सब इजिली रोक सकता था, लेकिन उस वक्त उसे जिन्वो के अंदर एसबॉर्न की थोड़ी सी झलक दिखी और इसी वजह से वो हार जाता है। फिर उसके बाद जब वो शैडो सोल्जर बन गया, तब से जिन्वो हमेशा उसके साथ अच्छे से बर्ताव किया है और उसके अच्छे काम पर तारीफ भी करता था, जो इग्रिस को काफी अच्छा लगता था। और इसी तरह वो धीरे धीरे जिन्वो के लिए भी लॉयल होते चला गया। जिन्वो से इतना प्यार मिलता है उसे कि एक टाइम के बाद तो वो अपने प्रीवियस मास्टर यानी एसबॉर्न को भी भूलने लग जाता है। इग्रिस बताता है कि वो सिर्फ बैटल में ही नहीं, बल्कि जिन्वो को मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि पूरे शैडो सोल्जर में सिर्फ वही है जो नाइट एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है, वो भी काफी अच्छे मार्क्स से। इसीलिए उसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था, जिसपे वो काफी प्राउड भी होता है। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जिन्वो कप ऑफ रिनकार्नेशन यूज करने के बाद इस वर्ल्ड में जागता है और जब वो अपने डैड को फिर से जिंदा देखता है तो रो पड़ता है। उस वक्त हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन जिन्वो के जाने के बाद उसके डैड भी इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो उस रात एक रेस्टोरेंट जाते हैं किसी से मिलने। वो असल में और कोई नहीं, वही रूलर होता है जो जिन्वो को इस वर्ल्ड में वेलकम किया था। मिस्टर संग पूछते हैं, मेरे बेटे ने क्या फैसला लिया? इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो, मैं क्लियर कर देता हूं कि जिन्वो के फादर के पास भी पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं। उन्हें पता होता है कि मेरा बेटा ही शैडो मोनार्च है, इसीलिए वो जिन्वो के इतने बड़े सेक्रीफाइस को देख करके इमोशनल हो गए थे। रूलर बोलता है, शैडो मोनार्च ने इस वर्ल्ड में ही रुकने का फैसला लिया है।
क्योंकि इस वर्ल्ड में बिताए गए हर लम्हे उसके लिए कीमती हैं। फिर रूलर सवाल करता है मिस्टर संग से, आप अपने मेमोरी के बारे में अपने बेटे को नहीं बताओगे? तो मिस्टर संग स्माइल करते हुए बोलते हैं, अगर मेरा बेटा नहीं चाहता कि उसे कोई याद रखे तो भला मैं क्यों बताऊंगा? जिस पे रूलर बोलता है, जैसा बाप वैसा बेटा। फिर मिस्टर संग बोलते हैं, मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ये पास्ट लाइफ की मेमोरी इरेज कर दो। क्या ये पॉसिबल है? रूलर बोलता है, पॉसिबल तो है, बट आप ऐसा क्यों चाहते हो? मिस्टर संग बोलते हैं, मेरे लिए सब कुछ जान करके भी ना जानने का प्रिटेंड करना बहुत हार्ड है। मैं एक नॉर्मल बाप बनना चाहता हूँ जो सिर्फ अपने बेटे की चिंता करे। मेरे लिए जिन्वू मेरा बस एक नॉर्मल बेटा है, ना कि कोई शैडो मोनार्च। ये सुनकर के रूलर स्माइल करता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ। फिर वो अपना पावर का यूज करके मिस्टर संग की मेमोरी मिटा देता है और कहता है, जैसे ही आप इस रेस्टोरेंट से बाहर जाओगे आप सब भूल जाओगे। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे रेस्टोरेंट में, जहां हम फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में जिन्हो को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, लेकिन उसे ये रेस्टोरेंट कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे इस जगह से कोई उसकी पुरानी यादें जुड़े हो। तभी अचानक उसके दोस्त लोग जिन्वू के बारे में बात करने लगते हैं। असल में जिन्हू और जिन्वू दोनों सेम यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन जिन्वू उनका सीनियर होता है और ये लोग जूनियर। अगर आपको याद है तो जिन्वू ने चाहिन से बोला था कि वो इस यूनिवर्सिटी में किसी पर्सन से मिलना चाहता है। उस टाइम वो जिन्हो के बारे में ही बात कर रहा था। तभी उस रेस्टोरेंट में जिन्वू भी आ जाता है और वो सीधा आकर के जिन्हो वाले टेबल पर बैठ जाता है। ये देख करके उसके दोस्त लोग वहां से भाग जाते हैं जिन्हो को छोड़ करके। जिन्हो भी थोड़ा डरा होता है क्योंकि जिन्वू उसका सीनियर होता है, लेकिन फिर जिन्वू उसे सोडा पिलाता है और उसके साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करता है, जो देख करके जिन्हो पहले थोड़ा सरप्राइज होता है, पर वो भी फिर फ्रेंडली हो जाता है और बात बात में वो जिन्वू को बिग ब्रदर बोल देता है, जो कि उसको भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों बोला। जिन्वू स्माइल करता है और कहता है, तुम मुझे सिर्फ जिन्वू बोल सकते हो। नेक्स्ट डे जिन्वू कॉलेज बंक करने वाला होता है, इसीलिए वो जिन्हो को कॉल करके बोलता है कि उसके बदले अटेंडेंस लगा दे। जिन्हो बोलता है, तुम इतना ज्यादा फेमस हो कि सारे प्रोफेसर तुम्हें जानते हैं। जिन्वू बोलता है, तुम कुछ और सोच लो, फिर मुझे आज एक काम से हॉस्पिटल जाना है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू के सामने से जूही आ रही है। अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं कि ये वही बी रैंक हीलर थी जिसको हमने सबसे पहले सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जो जिन्वू की बहुत केयर किया करती थी। जैसे ही वो जिन्वू के पास से गुजरती है वो वहां रुक जाती है और पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? लेकिन जिन्वू उसकी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं, सीधा बोल देता है नहीं, और वहां से चलते बनता है। मतलब भाई साहब, लॉयल्टी देख रहे हो तुम? इसे कहते हैं असली सिग्मा। एक तुम लोग हो, दूसरी लड़की हाई हेलो क्या कर दे तुम्हारा तो पानी निकल जाए। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां हम बेड पर चेयरमैन गो गुनही को देखते हैं। हालांकि इस वर्ल्ड में वो चेयरमैन नहीं है, लेकिन उन्हें चेयरमैन ही बोलूंगा, ज्यादा सही लगता है। उनकी हालत खराब होती है। वहां एक डॉक्टर आता है उनको चेकअप करने। उसकी नजर एक अजीब सी बोतल पर पड़ती है। वो पूछता है, ये क्या है? चेयरमैन बोलते हैं, कुछ देर पहले एक यंग मैन यहाँ आया था और मुझे ये दे करके गया था। उसने कहा था कि अगर मैं ये पी लूं तो मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने कहा कि मैं किसी और टाइमलाइन से उसके साथ मिलकर के मॉन्स्टर से फाइट किया करता था और बहुत लोगों की जान बचाई है, इसीलिए वो ये गिफ्ट मुझे देना चाहता था। डॉक्टर बोलता है, सर आप इन सब चीजों पर विश्वास तो नहीं कर रहे? व्हाट इफ वो कोई पॉइजन वगैरह हो? चेयरमैन बोलते हैं, मैं थक चुका हूं इस बीमारी से, क्या फर्क पड़ता है अगर पॉइजन भी हुआ तो? तुम ही बताओ मुझे, मेरे पास कितना टाइम बचा है? डॉक्टर बिल्कुल चुप हो जाता है, जिसके बाद चेयरमैन वो बोतल खोल करके पी जाते हैं और बोलते हैं, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो। फिर सीन कट होता है थोड़ी देर बाद का, जब चेयरमैन की आंखें खुलती हैं। हमें दिखाया जाता है कि अब वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं। उनके आंखों के नीचे का ब्लैक सर्कल भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो बिल्कुल रिफ्रेशिंग फील कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें न्यू लाइफ मिल गई हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि हमें 10 साल का टाइम स्किप देखने को मिलेगा। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 4K लाइक और 500 कमेंट कंप्लीट कर दो।